दोस्तों, आई एम उमैर महबूब और आप सब लोग खैरियत से होंगे। द टॉपिक टुडे इज दिस वन, द ग्रीन बार, द डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। अगेन, जब CSS वाले ने आपका IR का कोर्स बनाया था तो उसके जहन में यही बात थी कि मैं इनको ना एक नॉलेज अलोंग द कॉन्टिन्यूम प्रोवाइड कर दूं। That's why he went to World War One, then the relations between World War One, then World War Two, then the Cold War. उस Cold War के दरमियान जो बड़े बड़े काम हुए वो वाले भी। उन बड़े बड़े कामों में से एक काम था डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। अब ये क्या चीज़ है, ये कैसे हुई है और इसकी ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या थी। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने टेररिज्म पढ़ी थी और मैंने उसमें जिक्र किया था कि जो सेकेंड वेव ऑफ टेररिज्म थी दैट वाज अगेंस्ट द कॉलोनियल एम्पायर्स। 1945 के बाद दोस्तों एक हाइपर वेव आई थी कॉलोनियल पावर्स की रिग्रेशन की। they were decolonizing the world because the UN was formed in October 1945. UN के बाद एम्पायर्स का दौर अब खत्म हो गया था and then now there was a need for broader democracy और मैक्सिमम जो थर्ड वर्ल्ड तो खैर रिसेंट टर्म है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ कहते हैं आप, वैसे वो भी रिसेंट टर्म है। रादर मैं ये कहूँगा जो यूरोप अमेरिका के अलावा, अब ठीक है, यूरोप अमेरिका के अलावा जो रीजन था और जो सोवियत यूनियन के अंडर नहीं आता था, उस रीजन को हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड इज द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, एडवांस्ड कंट्रीज, वेस्ट। सेकेंड वर्ल्ड इज द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, द कंट्रीज अंडर द वार्सा पैक्ट in the communist bloc. The third world is which is not in these two, which is third, इन दो के अलावा, और अब उसका आजकल का नाम है ग्लोबल साउथ। तो थर्ड वर्ल्ड इवॉल्व होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। दूसरी बात यह कि डीकोलोनाइजेशन हाइपर लेवल पे हुई क्योंकि जो मैक्सिमम रिलीजियस जो मैक्सिमम नेशनलिस्ट थे उन कौमों में थर्ड वर्ल्ड को के अगर हम रीजन्स को देखें, वो वेस्टर्न तालीम याफ्ता थे। उनको डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स का, लिबर्टी का, लाइबर्टेरियनिज्म का, इक्वालिटी का, इंडिविजुअलिटी का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का पता था। सो दे यूज्ड दैट थिंग अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स। ओके, दिस थिंग, द गोल वाज टू सीक द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। प्रीवियस एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। हमें याद है पोंटियक रिबेलियन इन नॉर्थ अमेरिका, बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना, सेपॉय म्यूटिनी आपको याद होगा 1857 में, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ कोर्स 1914 से 45 के दौरान मजीद मैच्योर हुई। आप अगर इवन इंडो पाक की मिसाल ले लें, आपको मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। जो चीफ और रॉयल प्रिंसेस थे, दे वर देन कन्वर्टेड, दे वर रादर रिप्लेस्ड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स, और देन द कॉलोनीज बिकेम द बर्डन ऑफ द व्हाइट मैन। दोनों यूएस और सोवियत यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट मिली। यूएस ने इनको सपोर्ट किया इन द नेम ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी, सोवियत यूनियन ने इन द नेम ऑफ इक्वालिटी या सोशलिज्म, के जो इंपीरियलिज्म है वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मैन, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल्स। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो सोशलिज्म ही इंसान को अल्टीमेट, जिसे कहते हैं, रिडेम्पशन दे सकती है, और कॉलोनियलिज्म इन दोनों ने कहा कि बुरी है। सो इन दोनों की ओपिनियन, बिकॉज ये दोनों सुपर पावर्स थी, दैट ट्रिगर्ड डीकोलोनाइजेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फॉर यूएस द मेन मोटिव वाज मार्केट ड्रिवन। द कॉलोनीज वर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक which hampered the expansion of the US trade.
began in Asia then spread. अच्छा जी, began in Asia then spread के ऊपर हम अभी आते हैं. पहले हम देखते हैं कौन कौन से मुल्क बाय द वे आजाद हुए. काफी ज्यादा थे. सबसे पहले तो अपनी मिसाल लेते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान. कब हुआ जी? 1947 में. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया 1948 में. देन फिलीपींस 1946 में. देन वी हैड सीलोन, जिसको हम श्रीलंका भी कहते होते हैं, 1948 में. देन म्यांमार ऑफ कोर्स अगेन 1948 में. घाना अफ्रीका में 1957 में. ग्विनिया 1958 में. 1952 तक even Egypt remained a British protectorate. In 1953 it became proclaimed as a republic. Sudan 1956 में. Tunisia and Morocco again 1956 में. और सीरिया 1946 में तकरीबन, जब वहां से फ्रेंच निकले थे. और इराक भी 1950 की दहाई के अंदर, व्हेन शाह केम देयर, इराक किंग फैसल टू को आउस्टर किया गया था. और उसके बाद नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन आई थी 1958 में, तो उसमें इराक भी आजाद हो गया था. सो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1960 के आसपास ना मेजर पावर्स वर बीइंग डीकोलोनाइज्ड, मेजर कंट्रीज. अच्छा, कॉजेस अब हम आते हैं. कॉजेस यही हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, और इन कॉजेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं इन योर एसे, इन योर एनी पेपर, कि कोई भी कॉज 20वीं सदी का ना वो कहीं ना कहीं से इस स्लाइड के अंदर कवर होता है. You name a thing and I can connect with it. Bankruptcy of imperial powers. Imperial powers जितनी भी थी, primarily Western Europe, French and Spanish and Britain, वो सारी bankrupt हो गई थी because of World War II. बिल्कुल तबाही का शिकार हो गई थी. उनके पास अब गवर्न करने का टाइम ही नहीं बचा था. वो यूएस ने, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया, यूएस ने डेमोक्रेसी को फेवर करने की कोशिश की. कम्युनिज्म का राइज, वो भी अगेंस्ट थी कॉलोनियलिज्म के. उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म का राइज हुआ बिकॉज द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ दोस कंट्रीज वर वेस्टर्न एजुकेटेड. यूएन के बनने की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों के अंदर आया. रोल ऑफ यूएन ऑफ कोर्स, और रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. जैसे जैसे मुल्क आजाद होते चले गए वैसे वैसे वो यूएन के मेंबर बनते चले गए. जैसे जैसे वो यूएन के मेंबर बनते चले गए वैसे वैसे उन्होंने यूएन में जाके अपनी आवाज को रेस करना शुरू कर दिया जी कि बाकी लोगों को भी, बाकी मुल्कों को भी आजाद करवाया जाए. सो इट इन एसेंस क्रिएटेड अ कैस्केडिंग इफेक्ट. गॉट इट? एंड दिस इज इट, द decolonization in Asia and Africa. I hope you have got the point. Thank you.